अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह की किरणें आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के अंदर अरसा दराज से अब लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से ताजर जो है वो काफी परेशान नजर आते हैं और ताजरों की जानिब से वक्तन फवक्तन इजलास किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स की जा रही हैं। घंटाघर के 8 बाजारों की मुख्तलिफ जो तंजीमों के सरबराहान हैं उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि अब इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि बाजार को खोला जाए। उसकी वजह यह है कि इनका कहना है कि एक लंबे अरसे से बाजार बंद है और करोड़ों का कारोबार जो है वो ठप है और बहुत सारे लोग जो कि लोन के कारोबार से वाबस्ता हैं या इसके अलावा मोबाइल के कारोबार से वाबस्ता हैं, कोरे के कारोबार से वाबस्ता हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो काफी हद तक परेशान हैं। और परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन नहीं है बल्कि इसके साथ साथ जो मुलाजमीन उनके पास, जो लेबर उनके पास काम कर रही है वो भी परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि उनका कहना है कि लेबर को दोबारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लेबर के लिए खास तौर पे उनका कहना था कि ऐसे मुलाजमीन जो कि उनके पास काम कर रहे थे और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तनख्वाहें उनको दे नहीं पा रहे और तनख्वाहें ना देने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना उनको भी करना पड़ रहा है और लोग जो हैं वो घरों के अंदर फाके काटने पर मजबूर हैं। और लॉकडाउन के हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है रमजान मिर्जा साहब, जो कि हमारे सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं रमजान आपको। और खास तौर पे आज मैं आपको बताता चलूं कि जिले इंतजामिया की जानिब से एक अंदिया भी दिया गया है, वो ये है कि यकम से लॉकडाउन जो है उसको चंद दिनों के लिए खोला जाएगा और अगर लॉकडाउन को चंद दिनों के लिए खोला जाता है तो उससे क्या होगा, उससे ये देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि एसओपीज को ताजरों की जानिब से। शो को रोकना चाहूंगा, रमजान भाई भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले ये कैमरा आपका ये मौजूद है, मैं मास्टर पे आ जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू हनान बुखारी जो हमारे एंकर है, उनकी आज बर्थडे है। हनान ये जरा आप थैंक यू वेरी मच बिलाल कर लें और जरा रमजान भाई आप भी आ जाए जरा, ताकि हम इनकी बर्थडे पहले सेलिब्रेट कर लें, क्योंकि आज प्रोग्राम के अंदर हमने सोचा सरप्राइज देते हैं हनान को। हनान की बर्थडे है तो बर्थडे सरप्राइज है जी। रमजान भाई के तो मेरा ख्याल माइक लगा है, खड़ा हो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, हम इनके करीब कर लेते हैं। जी जी, उनको वायर लगी हुई है। थैंक यू सो मच बिलाल, आरफ भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर है और होल टीम, जितनी भी टीम है उन सबको मैं बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने सरप्राइज दिया आज और मुझे तो पता भी नहीं था कि आज इस तरह से आप इंतजाम करेंगे। हम बस आते हुए थोड़ा सा क्या होता है, ये प्यार मोहब्बत होता है, खुशियां होती है, थैंक यू वेरी मच। सालगिरह मुबारक आपको। वैसे एक बात बता दें कि कितने पुराने हैं? ये इतना ज्यादा पुराना नहीं, थोड़ा सा पुराना हुआ, अभी ज्यादा पुराना हो रहा हूँ तो जरूर केक काटे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, ये तो बिलाल साहब कर रहे हैं लेकिन पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है और आरफ भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो इस वक्त जो है वो पीसीआर रूम में मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है। रमजान भाई आपका और बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया और मैं खुशकिस्मत हूं, आप जैसे सीनियर्स मुझे मिले और आप जैसे लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये जरा आप मॉर्निंग शो अपना कंप्लीट कर लें, छुट्टी पकड़ा दें, फिर आपके साथ बाकी काम बाद में करते हैं। आपको केक लगाना है। मेकअप आर्टिस्ट आज मौजूद हैं जी, मोहसन, उनकी भी बर्थडे कैमरे में तो नहीं दिखा सकते लेकिन ऑफ कैमरा मौजूद है, तो मोहसन आपको भी हैप्पी बर्थडे बहुत ज्यादा। तो चले जी हनान, अभी केक खिलाना जो आपको लगाना है ये हम बाद में फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हनान, मैं एक चीज और ऐड करता जाऊं, शहजाद पाशा साहब, उनकी भी सालगिरह है। जी, पाशा साहब हमारे सीनियर जो असाइनमेंट डेस्क के हेड हैं, तो पाशा साहब आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी उसी दिन पैदा हुए जिस दिन मैं पैदा हुआ, तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये मिलता रहेगा। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे, क्योंकि आपके इस साये की वजह से वो चीजें जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो चीजें जो हम देख नहीं पाते, आप हमें उन्हें दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इसे दुनिया में लेके चलना है। और अगर कोई खबर या कोई तलफ़ुज़ भी गलत होता है तो आपकी जानिब से बड़े एहसन अंदाज में हमें समझाया जाता है और बताया जाता है। तो हम भी खुशकिस्मत है कि पाशा साहब जैसा हमें असाइनमेंट हेड जो है वो मिले हैं। तो पाशा साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो सर आपको। तो रमजान आप भी, मैं चाहता हूं पाशा साहब को विश। जी बिल्कुल पाशा साहब, यकीनन आप लाहौर में बैठे हैं और इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम आपको सालगिरह मुबारक कहते हैं और तहे दिल से। और दिलचस्प बात यह है कि पाशा साहब सिर्फ
38 साल के हुए हैं माशाल्लाह। हाँ। लेकिन लुक वाइज लगता है कि 32 के, 32 भी ज्यादा कह दिए कि 32 या 30 के लगते हैं। मतलब सूरत हाल ऐसी है। तो हम आपके लिए दुआगो हैं, आपकी फैमिली के लिए दुआगो हैं, और नाजरीन से भी गुजारिश है कि हमारी इस टीम के लिए दुआ जरूर किया करें कि अल्लाह ताला इन्हें आने वाले दिन जो हैं, आने वाले साल जो हैं, इनके बहुत खूबसूरत हों और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। पाशा साहब, वैसे जब तक हमारे हेड रहते हैं तो काम जब लेते हैं वो गुस्से में भी होते हैं लेकिन प्यार से भी मना लेते हैं, काम वो निकलवा लेते हैं। पाशा साहब की ये खूबी है। और जहां पे कमी होती है बुलेटिन में तो सबसे पहले जो चीखते हैं तो वो पाशा साहब चीखते हैं कि नहीं भाई यहां पे कमी आ रही है, इसे पूरा करें। रमजान, क्या कहेंगे पाशा साहब के हवाले से? आप पाशा साहब प्रोफेशनलिज्म के बादशाह कहें तो गलत इसमें नहीं कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इवन कि जब मैं यहाँ पे इस चेयर पे आ चुका हूँ तो अभी भी उनके मैसेजेस थे कि जो आपने खबरें जो हैं वो फाइल की हैं उनमें ये गलतियां हैं, उनको फौरी दुरुस्त करें। तो मैंने उनसे भी हेल्प मांगी तो उन्होंने कहा कि भाई ज़रूर। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस होती है बहुत सारी चीज़ों की। जिस खबर को वो देखते हैं और जैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे उसकी प्रोडक्शन होती है, यकीन करें एक बहुत छोटी खबर पॉलिश होके एक बहुत बड़ी खबर निखर के आती है। और इस बात के जो सारी टीम है वो गवाह है। इवन के डोगो साहब जो हैं वो बड़े मोतरफ हैं उनके इस बात के कि पाशा साहब जो है चीज़ को पॉलिश जो करते हैं वो कमाल करते हैं। जी जी, पाशा साहब बहुत अच्छा पॉलिश करते हैं और खबर को जबरदस्त बना देते हैं। मैं चाहता हूं रमजान, लॉकडाउन के हवाले से अब गुफ्तगू करें। लॉकडाउन पे अगर खास तौर पे बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि कल से लॉकडाउन शायद खोल दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि अगर लॉकडाउन खुलता है, ये भी साथ में कहा गया है कि एसओपीज पे अमल दरामद ना हुआ तो उसे दोबारा बंद किया जा सकता है। पार्किंग को 8 बाजारों से बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो इंक्रोचमेंट जो कि जब से पाकिस्तान बना था तब से खत्म नहीं हो पाई, लेकिन इस लॉकडाउन ने और कोविड-19 ने कमाल कर दिखाया और कहा जा रहा है कि किसी किस्म की जो 5 फुट की कहा जाती थी इंक्रोचमेंट वो भी नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का क्या रखा जाएगा, मास्क को लाजमो मलजूम करा दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि 8 बाजार जो खुलने जा रहे हैं कल, इससे परमानेंटली खुलेंगे या फिर दोबारा बंद होने की तरफ भी इशारा है इसका? असल में अब जो पहले थी ना गेंद, वो इंतजामिया की कोर्ट में थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर ताजरों की कोर्ट में आने वाली है रात 9 बजे के बाद, कि जब कि इंतजामिया की जानिब से बता दिया जाएगा कि अब आप बाजार खोल सकते हैं, तो उसके बाद एसओपीज के ऊपर 100% अमल दरामद करवाना, जहां पर इंतजामिया की जिम्मेदारी है वहीं पर ताजरों की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब ताजर तंजीमें ये कहती हैं कि एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाएं, इंतजामिया करवाए, वहाँ पर समाजी फासले के हवाले से भी इकदाम किए जाएं, वहाँ पर इंक्रोचमेंट भी खत्म करवाई जाए, व्हीकल फ्री भी करवाया जाए। अच्छा, इंक्रोचमेंट खत्म करना ताजरों की जिम्मेदारी है, व्हीकल फ्री करना ताजरों की और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अब जबकि लॉकडाउन खुल जाएगा तो ज्यादा बोझ जो होगा वो ताजरों पर होगा, इंतजामिया की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा। अब जबकि बाजार बंद हैं तो सारा का सारा बोझ जो है और प्रेशर इंतजामिया के ऊपर है। जो ही बाजार खोलेंगे ये बोझ जो है ताजरों के ऊपर, इंतजामिया फिर ऑब्जर्व करेगी ऊपर बैठ के चीजों को कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब होगा, अब आइंदा आने वाले दिनों में ये एक तो तलवार लटक रही है कि भाई एसओपीज की खिलाफ वर्जी हुई तो हमें एक बार फिर शटडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर ताजरों की जानिब से और वहां पर आने वाले शहरियों की जानिब से एसओपीज की वायलेशन होती है या नहीं। अब जो पिछले 2 हफ्ते एक बहुत बड़ा धचका लगा है मईशत को 8 बाजारों में, तो अगर एक बार फिर यही धचका लगा तो ताजर इस पोजीशन में है कि अब वो मजीद किसी भी लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आने वाली है बड़ी ईद अगले दिनों में, तो इंतजामिया ये भी सोच के बैठी है कि अगर ये फिर बाज ना आए तो ईद तक लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ईद जो पिछली गुजरी है उसके असरात हम अभी तक देख रहे हैं और खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। और आने वाली ईद पे कुछ ऐसी हुल्लड़बाजी ना हो जाए, ऐसे मामलात ना हो जाएं कि मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा नजर आए। तो महसूस ये हो रहा है कि अब दोनों तरफ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा, ताजरों की जानिब से भी, शहरियों की जानिब से भी और इंतजामिया की जानिब से भी। इसके साथ साथ जो अंदर की बात है वो ये है कि अगर हम पिछले 15 दिन देखें तो सिर्फ 28 मरीज जो हैं वो फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए हैं।
उससे 15 दिन पिछले देखें तो 65 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि और कुछ नहीं तो तकरीबन 60% का फर्क पड़ा है। बिल्कुल फर्क पड़ा है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉलर हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? सर, मैं वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद वसीम गुरुद्वारा गली कचहरी बाजार से बात कर रहा हूँ। जी जी, शेर मोहम्मद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, सबसे पहले सर ये कमिश्नर साहब या हमारी हुकूमत को ये चीज चाहिए, जो हमारे दुकानदार किराए पे हैं, इन्होंने लॉकडाउन करके हर काम करवा लिया है, जो किराया देना है 2-2, 3-3 महीने हो गए वो लोग परेशान हैं, उसके लिए क्या हल है? जी, बहुत शुक्रिया शेर मोहम्मद साहब आपके कॉल करने का। रमजान, ये बड़ी अच्छी बात है, उनका कहना है कि 3 महीने का किराया जो है वो किराएदारों की तरफ बन रहा है पूरे कचहरी बाजार का, लेकिन अब वो ताजर जो कि दुकानों पे नहीं आ रहे, वो किराया देने से कतरा रहे हैं, और वो शख्स जो कि किराए के सर पे पल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए वो जगह बिल्ड की थी कमर्शियल, और वहां पे किराए और जो रेंट आता था उससे अपना गुजर बसर करते थे, किराए उनको मिल नहीं रहे, घरों में फाके काट रहे हैं, क्या करें आखिर? हनान, इसके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी वाज़ेह पॉलिसी थी कि कोई भी किरायादार जो है वो अपनी मर्जी से चाहे तो किराया दे सकता है, मुतलका मालिक दुकान या घर का मालिक जो है वो बाजूरे बाजू जो है वो किराया नहीं ले सकता। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, लेकिन महज़ब कौमों में ऐसा होता है और हुआ है कि आपको अगर राशन की ज़रूरत नहीं है तो आपने सड़क से राशन नहीं उठाया, अगर आपके घर में कुछ चीजें ज्यादा हैं तो आपने साथ वाले से शेयर कर ली, और खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान में जंग लग जाए ना तो यही कंडीशन पाकिस्तान में भी हो जाएगी। खुदा न खास्ता कहीं पर कोई आफत आ जाए तो हम मिल बैठेंगे, लेकिन मौजूदा वबा एक ऐसी है जिसमें हम मिल नहीं सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? गुलाम कादिर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी, गुलाम कादिर साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भाई आपसे पूछना हूँ, रिपोर्टर साहब कह रहे हैं फायदा हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो छोटे ताजर है ना, छोटे ताजर जो हल्का फुल्का कारोबार करते हैं मक्की मार्केट में और नजदीक मार्केटों में, और उनके जो चूल्हे ठंडे हो गए, बिल्कुल परेशान इतने हैं आपको हम बता नहीं सकते कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। जो बड़े ताजर है वो तो साइडों पे ना किराए पे गोदाम लेके या कोई चीज और लेके तो गुजारा कर रहे हैं, और वो तो उनका कारोबार घर में भी चलता है, साइडों पे भी चलता है। जो हम लोग हैं ना, जो छोटे ताजर, वो बहुत परेशान है। आप बड़ी मेहरबानी, आप हुकूमत को ये कहे कि लॉकडाउन खोले, ये ना कहे कि ना खोले, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम बहुत परेशान है, आप तो टेंशनों में नफसियाती के मरीज हो गए लोग इस वक्त। जी, गुलाम कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिल्कुल जायज बात है रमजान इनकी के बड़े कारोबारी जो, इसमें कोई शक नहीं। हनान, जो कादिर साहब बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है, और पाकिस्तान की वो आबादी जो कि 30% के लगभग है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनकी आमदनी इतनी कम है कि उनके एक दिन का घर का सर्कल और गुजारा नहीं होता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बावजूद भी हम एक काम है और वो सफाई है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। एक काम यह है कि आपने अगर एक मास्क खरीद लिया है तो उसको आप 10 दिन भी इस्तेमाल करते हैं रोजाना वॉश करके। अगर एक बंदे ने 20 रुपए का मास्क जो है सोमवार के दिन खरीद लिया है और रोजाना वो उसको शाम को जाकर धो ले तो मेरे ख्याल कोई कबाहत नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है, पानी मुख्तलिफ जगहों पर रखा हुआ है, हमारी मसाजिद मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इंतजामिया की जानिब से भी जो है टैंक्स क्लोरीन वाले लगा छोड़े, तो क्या हम वहां पे हाथ नहीं धो सकते? और मुंह उठा के हम सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, इवन के कोई एक्सीडेंट हो गया तो उठाना किसी ने नहीं, मुंह उठा के इर्द गिर्द सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें एसओपीज और समाजी फासला याद नहीं रहता। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना, अपनी जिम्मेदारी भी जो है वो दूसरों पे डाल रहे हैं। वजह यह है कि हम 14 दिन की भूख तो काट सकते हैं, लेकिन अगर हमारा प्यारा, हमारा बुजुर्ग हमारी आंखों से दूर चला गया तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल, यह भी समझने की जरूरत है। यकीनन सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक ही काम कह रही है कि भाई आप समाजी फासला कर लें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम मोबाइल मार्केट्स में गए थे, डिप्टी कमिश्नर के साथ दौरा भी हुआ और देखा कि किस तरह जो एसओपीज हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठे हुए हैं। और यहां पे हम इंतजामिया को भी गलत नहीं कह सकते, उन्होंने जानें बचाई हैं लॉकडाउन करके, लेकिन अब लॉकडाउन खोला जा रहा है। गुलाम कादिर साहब, अगर आपकी रहनुमाई के लिए, आपको बताने के लिए कि कल से लॉकडाउन खोला जा रहा है,
अब आप पे जिम्मेदारी है। अगर आप लोगों ने, ताजरों ने दोबारा से एसओपीज की खिलाफवर्जी की और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखा और इन बाजारों में से केसेस बढ़ने शुरू हुए, तो इंतजामिया की मजबूरी है, वो अगर लॉकडाउन करते हैं तो वो अपने फायदे के लिए नहीं, यकीन जानिए आपकी जानों की परवाह के लिए और आप ही के फायदे के लिए लॉकडाउन किया जाता है। तो अब ये आप पे है, हमारे तमाम शहरियों पे है कि वो कितना एसओपीज का ख्याल करते हैं और कितना अपने आप को संजीदा बनाते हैं इस मामले के ऊपर। रमजान, हमारा इस वक्त जो फैसलाबाद का जो है महकमा माल मुकम्मल तौर पर बंद है, पटवार खाने बंद पड़े हैं। वो पटवार खाने जो कि महाना अरबों रुपए का जो टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भिजवाते हैं, एक बात। और दूसरी छोटी सी बात जो हमारी और आप बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, ये एक मोबाइल फोन है और मोबाइल मार्केट बंद है। आपको पता है कि हजारों रुपए एक मोबाइल के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। बिल्कुल आप अच्छा कह रहे हैं रमजान। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक ले लें। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक पे जाने से पहले रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे और लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू जारी सारी थी। तो मैं दोबारा रमजान मिर्जा की तरफ जाना चाहूंगा। रमजान, क्या कहेंगे आप कि अगर एसओपीज पे अमल दरामद ना किया गया, मैं बार बार ये लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि जो ताजर जो कि हमें 8 बाजारों से इस वक्त शो के अंदर कॉल भी कर रहे हैं, वो अगर सुन रहे हैं तो उनको इस चीज का बताया जाए कि अगर एसओपीज पे अमल दरामद ना किया गया तो दोबारा जो लॉकडाउन होगा वो इससे भी लंबा हो सकता है। तो क्या कहेंगे इस सवाल? अच्छा, सबसे पहले तो जो बात बीच में ही रह गई कि एक चीज उसकी अगर सेल नहीं होती तो वो तमाम टैक्स जो कि गवर्नमेंट की जेब में जाता है वो नहीं जा रहा। गारमेंट्स के ऊपर ठीक ठाक टैक्स है वो नहीं हो मिल रहा। आईटी और इससे जो मुंसलिक कारोबार हैं, मोबाइल फोन का कारोबार हो, लैपटॉप का, कारखाना बाजार का, कारखाना बाजार में, ये तमाम कारोबार वो हैं जिनसे गवर्नमेंट जो है रोजाना करोड़ों रुपए टैक्स कमा रही है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्स के ऊपर कट क्यों लगाया हुआ है। दूसरी बात, हमें यह समझने की जरूरत है कि आपका कारोबार बंद करके इंतजामिया को, डीसी को या एसी को क्या फायदा मिलने वाला है, कमिश्नर को इससे क्या मोटिव है कि आप छोटा कारोबार चला रहे हैं या बड़ा कारोबार चला रहे हैं। लेकिन उनकी ड्यूटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ी, वो 8 घंटे के बजाय 16-16 घंटे यानी डबल ड्यूटीज दे रहे होते हैं। इस वक्त हनान ये है कि जिस तरह शो के आगाज में मैंने ये बताया कि इस वक्त इंतजामिया और जो मुतलका इदारे हैं उनके ऊपर प्रेशर है ताजरों की जानिब से कि भाई आपने कारोबार बंद करके उन्हें रोटी रोजी की फिक्र में जो है मुब्तला किया हुआ है। लेकिन जब बाजार खुल जाएंगे तो वो हमारे दोस्त ताजर जो कि उन बाजारों में बैठे हैं, फिर जिम्मेदारी उनकी होगी। गवर्नमेंट को बिल्कुल भी शौक नहीं, इदारों को बिल्कुल भी शौक नहीं कि वो आपके कारोबार बंद करवाए, क्योंकि जब आपके कारोबार बंद करवाएगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जानी है। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने एसओपीज की बात की कि अगर वायलेशन होती है तो क्या होगा। कचहरी बाजार को सब दोस्तों को पता होगा कि कचहरी बाजार को 2 दिन पहले बंद कर दिया गया था और जब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दौरा किया गया था तो वहां पर देखा गया कि वायलेशन हो रही है, भरपूर वायलेशन हो रही है। यानी ये इस चीज का मैसेज था, पैगाम था कि सबसे ज्यादा वायलेशन कचहरी बाजार में हो रही है। छोटी दुकानें हैं, काउंटर है, उसी दुकान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है, उसी दुकान के अंदर हार्डवेयर इंजीनियर बैठा है, उसी दुकान के अंदर वो है बंदा है जो एसेसरीज दे रहा है, उसी दुकान के अंदर वो बंदा बैठा है जो काउंटर पे बैठा है। तो छोटी सी 100 स्क्वायर फीट की दुकान में 4 लोग बैठे हैं और 6 गाहक खड़े हैं। अब इस सूरत हाल में इंतजामिया को कोई ना कोई एक अल्टीमेट डिसीजन लेना था और वो उन्होंने लिया। अब जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इंतजामिया दिली तौर पर बाजारों को नहीं खोलना चाह रही। ये मैं बहुत वाज़ेह पैगाम देना चाह रहा हूं कि इंतजामिया नहीं चाह रही कि 8 बाजारों को या इसके अलावा जो 23 क्लस्टर्स बंद किए गए हैं उनको खोला जाए। लेकिन मामला भी ये है कि देख रहे हैं अच्छा, इन बाजारों के अलावा जो क्लस्टर्स बंद किए गए हैं वो अभी भी बंद हैं? अभी भी पार्शली बंद हैं। अब मामला ये है कि जो रशी एरियाज थे जिनमें रजाबाद है, मंसूराबाद है, अकबर चौक है और इस तरह के इलाके, उनमें चंद दुकानों को बंद किया था कि चलें शहरियों की आमदोरफ्त थोड़ी सी महदूद हो। क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारी कॉलोनीज जो हैं वो गेटेड कॉलोनीज नहीं हैं। वारिसपुरा गेटेड नहीं है, समनाबाद गेटेड नहीं है, रजाबाद गेटेड नहीं है, गुलिस्तान कॉलोनी गेटेड नहीं है, एक गेट के जरिए एंट्री एग्जिट नहीं होता वहां पे।
अब लोगों को किस तरह आप रोक सकते हैं घरों से बाहर निकलना है? तो ये चंद मार्केट्स बंद की गई थी ताकि लोगों का किसी हद तक आना जाना महदूद हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी लोग टोलियों में बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, अभी भी टोलियों में बैठ के गप्पें लगाई जा रही होती हैं। और हमारी जो अदम संजीदगी है उसकी सूरत हाल ये है कि जब हम अकेले जा रहे हैं तो मास्क लगाया हुआ है, और जब 4 दोस्त बैठ गए हैं तो मास्क नीचे कर लेना, बिल्कुल, कि ताकि वो फ्रीली जो है वो वायरस अगर कहीं पे उसने जाना है तो आने जाने में आसानी हो उसे। तो हमें बाहसीयत कौम इसको देखना चाहिए। जब चाइना में लॉकडाउन हुआ था, उन्होंने शहर को इस तरह सील किया, और आपको भी पता है कि अगर हम वीडियोस देखें तो चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी, और सिर्फ ड्रोन कैमरा। रमजान, मेरे क्लास फेलोज जो कि एमफिल में और बीएस में मेरे साथ थे, वो पीएचडी चाइना के वुहान सिटी से, जहां से ये वायरस फूटा था, उसी जगह पे कर रहे थे। जब उनके साथ वीडियो कॉल पे जो है वो बात होती थी, तो वो बताते थे कि तकरीबन 57 दिन बाद वो अपने कमरे से बाहर निकले। यानी उनको लॉकडाउन इस तरह से नहीं करवाया गया कि वो बाहर चीजें लेने जा सकते हैं, ये करने जा सकते हैं, मुकम्मल लॉकडाउन था। यानी बाहर एक भी शख्स आपको रोड के ऊपर नजर नहीं आता था, और उन दिनों के अंदर उन रोड्स के ऊपर क्लोरीन मिला वाटर या इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो वाटर के अंदर यूज किए जाते थे, जिनसे रोजाना की बुनियाद पर सड़कों को भी वॉश किया जाता था, फुटपाथ को भी वॉश किया जाता था, बिल्डिंग्स को भी बाहर से पानी मारा जाता था, स्प्रे मारा जाता था। उनका कहना था कि 57 दिन के बाद वो बाहर निकले थे। लेकिन यहां पे एक सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप अपने घर का खाना सिस्टम किस तरह से चलाते हैं? उनका कहना था कि इनका निजाम बड़ा बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा। अब वो निजाम इस तरह से कि आपके डोर स्टेप पे हर चीज पहुंचाई जाती थी। अब सामान पहुंचाने के लिए भी उन्होंने 8-10 लोग एक बिल्डिंग में मुख्तस किए होते थे। अगर 8-10 लोगों से हट के ज्यादा लोग मुख्तस कर दिए जाते तब भी वायरस फैलने का खतरा था। तो एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने चलाया सिस्टम को। पूरे मुल्क को संभालने की बजाय उन्होंने एक शहर को संभालना ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन यहां पर सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि बाहर से जब कोरोना के पेशेंट्स आए तो उनको मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स में मुख्तलिफ शहरों में करंटीना किया गया। अब उसकी वजह से अब मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो केसेस बढ़ना शुरू हो गए। जिस तरह से चाइना ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उसी शहर में उसे कंप्रेस कर दिया गया मुकम्मल तौर पे, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो मुतारफ नहीं करवाया गया। बिल्कुल, हमने भी जब यहाँ पे ज़ायरीन को और दीगर लोगों को लाया जा रहा था तो हमने भी एक आवाज़ उठाई कि इन्हें कहीं पर सेपरेट रखा जाए और सारे शहरों में ना फैलाया जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऐसा हुआ, लेकिन अब हम उस दौर से गुजर गए हैं। अभी भी ये है कि हमें अपने बुजुर्गों के लिए, अपने आप के लिए खुद को मुक़य्यद करना है, रोकना है। हमें वो तमाम गैर ज़रूरी मीटिंग्स को तर्क करना है जिससे हमें शक हो सकता है कि भाई हमारा कहीं से वायरस जो है वो हम तक। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तारिक, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तारिक साहब, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने पाबंदी लगाई है ना हाट बाजार को बंद करने की, या बाइक नहीं आनी चाहिए, गाड़ी नहीं आनी चाहिए, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये आइंदा के लिए भी इनको जारी रखनी चाहिए, क्योंकि नजायज तजावजात भी खत्म हो जाएंगी और ये भी दाखिले खत्म हो जाएंगे। 8 बाजार है, 8 गेट है, इसमें पैदल आना जाने में कोई मसले मसाइल नहीं है, और इससे कारोबार बेहतर हो गए, अच्छी चीजें सामने आएंगी। और ये दिन के वक्त कारोबार होने चाहिए, ये टाइम भी बिना पे इनको एक तय कर लेने चाहिए कि सुबह जो टाइम इन्होंने रखे हैं 7 बजे तक, ये आइंदा भी इनको इसी के तहत चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके कॉल करने का। रमजान, वैसे बिल्कुल जबरदस्त बात इनकी तरफ से की गई कि अभी मौका है। वो कहते हैं ना कि हथौड़ा गरम गरम लोहे पे मारना चाहिए, तो अभी लोहा गरम है। इंतजामिया अगर हथौड़ा मारेगी तो वो काम भी आएगा कि कोविड की वजह से तजावजात भी खत्म कर दी गई, पार्किंग भी जो है वो बाहर निकलवाई जा रही है। तो इससे 8 के 8 बाजार साफ सुथरे तरीन बाजार शहर फैसलाबाद के बन सकते हैं अगर इसे कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा है कि तजावजात भी खत्म हो सकती हैं, जो कि अभी तक किसी हद तक उनमें कमी जरूर आई है, खत्म किया जा सकता है। अच्छा, अब जो इनकी जानिब से इशारा किया जा रहा था कि भाई उसको व्हीकल फ्री बनाया जाए, अभी तक इनके पास ऐसी कैपेसिटी मौजूद नहीं कि उसको व्हीकल फ्री बनाया जाए। उसकी वजह यह है कि जो ही आने वाले दिनों में या 1 वीक के बाद पूरा शहर मुकम्मल तौर पर खुलेगा
जो कारोबारी सरगर्मियां हैं मामूल पर आएंगी, तो शहर के इर्द गिर्द 8 बाजारों के इर्द गिर्द हमारे पास पार्किंग के लिए स्पेस नहीं होगी। बिल्कुल। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर गाड़ियां रोकेंगे और जिससे एक मुकम्मल जैम पैक नजर आएगा हमें। तो उसके लिए जरूरी ये है कि पहले बेहतरीन किस्म की पार्किंग जो है उसका तयन किया जाए, जो कि इस वक्त जो है वो धोबीघाट ग्राउंड का तयन किया गया है, कोतवाली एमसी स्कूल का किया गया है, कारखाना बाजार के बाहर जो स्पेस है, खाली जगह है, प्रेस मार्केट के साथ, इसके साथ साथ जो लंडा बाजार हटाया गया है वहां पर जो है। तो अच्छा, 5 जगह जो हैं कचहरी वो बाजार में सबसे ज्यादा पार्किंग का रश होता है रमजान, लेकिन जो पार्किंग की जगह अगर इनको ना मिली तो वही बात कि सड़कें जो हैं वो पार्किंग के गाड़ियों से बढ़ जाएंगी और ट्रैफिक के मसाइल बहुत सारे सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे एक जगह मौजूद है जहां पे अगर ताजरों का ये कहना है कि अगर हमारे साथ इंतजामिया ताउन करे तो हम वहां पे पार्किंग प्लाजा बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ताजर पैसा लगाएंगे उस पर। अब वो जगह है जैलगर की, जहां पे आपको पता होगा जैलगर मौजूद था और अभी वहां पे खाली प्लॉट है, पार्किंग अभी भी की जा रही है। लेकिन अगर वहां पे पार्किंग प्लाजा बना दिया जाता है तो कई मंजिला पार्किंग प्लाजा के अंदर ना सिर्फ कचहरी बाजार बल्कि उनके साथ साथ वकीलों वाली गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 तक इनकी गलियां हैं, उनके अंदर भी बेतहाशा रश जो है वो बाइक्स का और रक्षों का होता है। तो वो तमाम चीजें जो हैं वो तमाम ट्रैफिक जो है वो अपने अंदर समो लेगा। तो गवर्नमेंट उनको इजाजत क्यों नहीं दे रही या कोई इनिशिएटिव इस हवाले से क्यों नहीं ले रही? असल में एक तो सबसे अहम बात यह है कि वो जो अराजी है जहां पे आप जिक्र कर रहे हैं वो कंजेस्टेड जगह पे है, वहां पर जो दाखिली रास्ते हैं वो छोटे हैं, वहां पर मोटरसाइकिल की पार्किंग जरूर लगाई जा सकती है, बड़ी गाड़ी की पार्किंग की स्पेस वहां पर मौजूद है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि कचहरी बाजार की आधा रोड जो है वो मोटरसाइकिल पार्किंग ने सिर्फ मला होता है। 4 लेन्स तक अगर वो उठा ली जाए तो मेरा ख्याल है बाजार इस कदर कुशादा हो जाएगा कि वहां के ताजर हैं काशिफ खान साहब जो कि सदर हैं कचहरी बाजार के, वो मुझे बताते हैं कि सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है वो कहते थे कि मैंने बाजार इतने खुले करने कि मैं 120 की स्पीड से यहां से गुजरूं। तो मेरा ख्याल है वो ख्वाब सच हो जाएगा अगर नहीं, ये होना चाहिए, उसे उस स्पेस को यूज कर लेना चाहिए। और इवन मैं ये भी कहूंगा कि अभी भी जो चनियोट बाजार के बाहर पार्किंग प्लाजा, माजूद चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं रमजान, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हो और कहां से? हाँ जी, आबिद बात कर रहा हूँ, सदर मिंटोनी बाजार। जी जी हाई साहब, पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, जानना चाहूंगा। जी 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 आप साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बुखारी साहब ये बात करनी थी कि जिस तरह हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं इंतजाम। जी हाई साहब, मुझे लगता है आप किसी बेसमेंट में या किसी ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पे सिग्नल जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं आ रहे। तो मिंटगुमरी बाजार के सदर आवाज आ रही है मेरे पास आवाज आ रही है आपकी, मैं भी बात कर रहा हूँ। जी जी बाजार ये है कि बाजारों में अब यकम को बाजार खुलने हैं और यकम को बाजार खुलेंगे 15 दिन के बाद, और 15 दिन के बाद जो बाजारों में रश होगा, जो मामला चलेंगे, उसकी बिहाफ पे इंतजामिया फिर हमारे ऊपर कोई तलवार लटकाएगी। इसके कुछ शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह हमारा इनके साथ मामला तय हुए थे, अगर उस तरीके से ये कर लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे मामला काफी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हाई आबिद साहब, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपने रश डालना ही क्यों है बाजारों में? जब पार्किंग निकल जाएगी, तमाम चीजें दूर कर दी जाएंगी, इंक्रोचमेंट दूर कर दी जाएगी, तो रश क्यों डालना है? आपके जो कस्टमर्स आने हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर होलसेल्स की दुकानें, तो गुजारिश ये है आप लोगों से कि कस्टमर्स जो आते हैं आपसे पहले फोन पर राब्ता करते हैं और फिर आते हैं, तो इसलिए आप उनको टाइमिंग्स ही इस तरह की दें कि बाजार के अंदर ज्यादा रश ना पड़े। बल्कि आप क्योंकि सदर हैं और बतौर सदर आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, आप अपने बाजार की मीटिंग बुलाएं और उनको समझाएं कि ताजरों पे अब जिम्मेदारी है कि बाजार के अगर अंदर रश होता है तो उससे इंतजामिया दोबारा मुतहरक होगी। तो आपने मौका ही नहीं देना इंतजामिया को मुतहरक होने के लिए, तो मुतहरक किस तरह से होगी दोबारा लॉकडाउन के लिए अगर आप SOPs पे अमल करेंगे? रमजान, आप क्या कहेंगे? असल में अब सर मेरी आपसे एक और मेरी सबमिशन इसमें यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से 3 दिनों के लिए कहा जा रहा है बाजारों को खोला जाएगा, तो उसमें आप एक मुशावरत इस जाविये से भी उनके साथ कर सकते हैं कि क्या ही बेहतर हो। रमजान, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे मुझे कह दिया जाता है कि ब्रेक का वक्त है, तो मैं चाहता हूं ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हाजी आबिद साहब आपके सवाल का जवाब जो है रमजान मिर्जा साहब देंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक पे जाने से पहले मिंटगुमरी बाजार के हाजी आबद साहब जो कि सदर हैं, उनकी कॉल थी और रमजान उनका ये कहना था कि रश जो है वो होलसेल की दुकानों पे तो चलो कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन जैसे मोबाइल मार्केट और दूसरे जो रिटेल की शॉप्स हैं वहां पे तो अब जिन्होंने शहरियों ने आना है उनको तो नहीं रोका जा सकता। अब शहरी बता के तो नहीं आएंगे वहां पे, और रश भी ज्यादा होता है। और रेल बाजार की बात की जाए, वहां पे गोल्ड की शॉप्स हैं, वहां पे इसके साथ साथ कपड़ों की शॉप्स हैं, वहां पे तो रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग हैं जो कि रुख करते हैं बाजारों का। मीरपुर बाजार है और दीगर बाजार इस तरह। तो अब इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इंतजामिया की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई? अगर लोग ज्यादा आ जाते हैं उसमें भी ताजरों की गलती नहीं है, तो इसको किस तरह से तय किया जाएगा कि कहां पे लॉकडाउन होगा और कहां पे नहीं होगा? असल में इसमें सबसे पहले तो जो ताजर बिरादरी हमें सुन रही है उनके लिए मेरी गुजारिश है कि इंतजामिया के साथ कुछ मामला ऐसे तय करें कि 8 के 8 बाजार कल ना खोले जाएं। उनको सिलेक्टिव कर लिया जाए कि 4 ये बाजार 2 दिन खुल जाएंगे, अगले 4 दिन ये बाजार 2 दिन बाजार 4 खुल जाएंगे। उसका ये होगा कि जो यकमुश्त रश बढ़ेगा 8 बाजारों में वो कम से कम 2 दिन में डिवाइड हो जाएगा और उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अयूब बुखारी साहब जो कि एसी सिटी है, उन्होंने ये तजवीज दी थी, लेकिन ताजर बजिद हैं, खोल लें तो सभी खोल लें, नहीं खोलना तो कुछ भी ना खोलें। सब बंद हो जाएगा ना, वही जो पहले हुआ है फिर वही होगा। अच्छा, दूसरी तजवीज ये है कि सिटी 41 की स्क्रीन सबकी स्क्रीन है। इस स्क्रीन को यूटिलाइज करते हुए आप शहरियों से गुजारिश करें कि मेहरबानी करके अगले 2 दिन बाजारों का रुख ना करें और हम कम लोग करें। इस चीज में इनके साथ हैं। ये जितनी बार आना चाहे, हमारे मॉर्निंग शोज में आना चाहे, बिलाल डोगर न्यूज नाइट करते हैं उसमें आना चाहें, आप रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे फजील हैं रिपोर्टर, वो ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं, शराज करते हैं। तो जहां पे इनको जरूरत है वो तमाम के तमाम रिपोर्टर्स, एंकर्स इनके साथ खड़े हैं ताकि ये अपनी आवाज जो है आवाम तक पहुंचाएं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, ताजर भी अंदर से चाहते हैं रश बढ़े और दुकानों पे ज्यादा से ज्यादा खरीदार। अच्छा, तीसरी सबमिशन मेरी ये है कि कुछ ऐसा लाहेअमल बना लिया जाए कि इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां एक दिन के लिए इवन नंबर की गाड़ियां उन बाजारों की तरफ जा सकें, घंटा करके 8 बाजारों में नहीं। जो सर्कुलर रोड है, जो कोतवाली रोड है, जो कारखाना बाजार कॉलेज रोड है, रीगल रोड है, उस पर भी सिर्फ उन गाड़ियों को इजाजत दी जाए जिनके ऊपर फैसला कर लिया जाए कि भाई 1 जुलाई को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां अंदर जाएंगी। वैसे रमजान, अभी अभी मेरे जहन में एक जो है तजवीज आई है, आपने सर्कुलर रोड की बात की। जब पार्किंग की बात की जाती है, अगर सर्कुलर रोड को स्टेट लाइफ से लेके, चौक से लेके अगर रेलवे रोड तक, गुमटी का जो चौक है वहां तक बंद कर दिया जाए और पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया जाए इसको, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा कोई दूसरे रोड्स पे बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे आगे कचहरियों का रोड है, वो भी डबल रोड है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रैफिक के लिए। और इसके साथ साथ उससे अगला क्लब रोड है, क्लब रोड से अगला जो है वो सिविल लाइन का रोड है। उन रोड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और रश भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर मुख्तस कर दिया जाता है इनको पार्किंग के लिए, तो मेरा ख्याल है 8 बाजारों की पार्किंग का मसला भी कुछ दिनों के लिए हल हो जाएगा। कोई शक नहीं, 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। वैसे हो सकता है, लेकिन उसके बाद वहां पर मौजूद जो ताजर हैं उनकी जानिब से जो है वो इस सवाल उठाया जाएगा कि भाई हमारा कारोबार जो है वो क्यों तबाह किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो इसको बंद करते हैं तो वो जो वहां पे मुख्तलिफ शोबे हैं वहां पर, इवन कि वहां पर मेडिसिन का भी शोबा मौजूद है, तो वो मुतासिर हो सकते हैं। मसला ये है कि हमें मजमूई तौर पर देखना है कि हमें अपने लॉस को कम करना है, वबा के फैलाव को रोकना है और हमने अपना इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है उसको इंप्रूव करना है। तो उसके लिए कुछ कंप्रीहेंसिव फैसले जो हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल यही नजर आ रहा है कि बाजार खुलेंगे, इवन कि अभी तक इंतजामिया और ताजरों की जानिब से जो पार्किंग एरियाज मुख्तस किए गए हैं 5, उनके लिए भी कोई कंप्रीहेंसिव प्लान जो है वो सामने नजर नहीं आया कि वहां पर क्या सूरत हाल होगी। आया कि पार्किंग कंपनी वहां पे इसको हैंडल करेगी, टेक ओवर करेगी, या कौन से इदारे करेंगे, इंतजामिया के लोग होंगे, दाखिली खारजी रास्तों की सूरत हाल क्या होगी। व्हीकल फ्री बना रहे हैं तो जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा रश होगा, तो गाड़ियों को किस तरह जो है, इवन के सिटी 41 की स्क्रीन को भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा कि भाई अभी आज से ही इन शहरियों की, ताजरों की एजुकेशन करें ताकि वो कल तक के लिए तैयार हों। तो अभी जो है वो सारा कुछ हवा में नजर आ रहा है। लेकिन सर्कुलर रोड की जहां पे रमजान बात की जाती है, वहां पे ट्रैवल एजेंसीज और फोटोकॉपी की शॉप ज्यादा है, तो वो फुटपाथ भी मौजूद है। फुटपाथ को इस्तेमाल करके वहां पे वॉक करके लोग खरीदारी जो है वो कर सकते हैं।
अगर सर्कुलर रोड को मुख्तस कर दिया जाए पार्किंग के लिए, क्योंकि एक साइड पे ट्रैवल एजेंसीज है, दूसरी साइड पे जो बख्शी खाना है, जो कचहरियां हैं, उसकी दीवार है। असल में जो बख्शी खाने वाली साइड है वो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो वकला बरादरी है उनका प्रेशर आ जाएगा। दूसरी जानब अगर जाएंगे तो ट्रैवल एजेंसीज और छोटे मोटे कारोबार और भी हैं, उनकी तरफ से प्रेशर आ जाएगा। हलाल अहमद रोड की बात करें तो मैं ये चाह रहा हूं कि 8 बाजारों पे कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय उस छोटे से पार्ट पे अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए तो उससे ये 2 से 3 बंदों को, हेड्स को समझाना आसान है, पूरे 8 बाजारों के ताजरों को समझाने से बेहतर है। उनको इतनी पेन भी मेरा नहीं ख्याल होगी इससे, क्योंकि बड़े कारोबारी मरकज जो हैं वो बाजारों के अंदर मौजूद हैं, वहां पे ट्रैवल एजेंसीज और फोटोकॉपी की शॉप्स हैं, और उनको अगर यूटिलाइज करना है तो उनकी मोस्टली जो सर्कुलर रोड पे दुकानें मौजूद हैं, राइट साइड की मैं बात कर रहा हूं, बख्शी साइड खाने वाली साइड की नहीं, उनकी पीछे गली भी है और वहां पे जो दुकान मौजूद है वो फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, तो गली को भी यूटिलाइज किया जा सकता है और फुटपाथ जो मेन रोड पे मौजूद है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, उसको भी किया जा सकता है। एक और आइडिया है कि जो इन्होंने पार्किंग प्लाजा ज़ेरे तामीर है उसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो बन चुका है, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट, तो वहां पर भी उसको भी गनीमत है वैसे वो बन इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन के वो उसका डाउन टू अर्थ है, वो हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है अगर हम उस मुतलका ठेकेदार को एतमाद में ला सकें। इसके साथ साथ कोतवाली स्कूल के बिल्कुल अकब में एक बहुत बड़ी ग्राउंड मौजूद है, इसके साथ साथ सुपीरियर कॉलेज की वहां पर बिल्डिंग मौजूद है, उसका ग्राउंड मौजूद है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि हम कारोबार बंद किए बिना उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि अच्छा, वैसे आपकी बात करने से मुझे एक और आइडिया ज़हन में आया कि कोतवाली थाने से लेके और ये जो चौक है स्ट्रीट लाइट वाला, यहां तक भी अगर बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनकी पार्किंग बहुत वसी है, जो कारोबारी मरकज है वहां पे या बैंक से। कोतवाली स्कूल के सामने बहुत पार्किंग है, शेल का पेट्रोल पंप जो है वहां पर मौजूद है, उससे हम इन मेन रोड को भी इस छोटे छोटे को बंद कर दिया जाए ना, तो यहां से ट्रैफिक का आमदोरफ्त डाइवर्स करके भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। बिल्कुल तो इस हवाले से सिटी ऑफ फैसलाबाद को देखना चाहिए, लेकिन सिटी ऑफ फैसलाबाद तो पूरे फैसलाबाद की किसी भी गेम में नजर ही नहीं आते। वो तो ना ट्रैफिक वार्डन्स को गाइड करते हुए नजर आते हैं, ना किसी जगह पे नजर आते हैं। आखिरकार सिटी ऑफ फैसलाबाद कहां पे सोए हैं जी, उस हवाले से। असल में सिटी ऑफ फैसलाबाद ने सिर्फ एक ही काम किया है कि जामिया चिश्तिया चौक को बंद करके सारा का सारा बोझ जो है वो सरगोदा रोड पे डाल दिया है, और वहां पर तजावजात का भी खात्मा नहीं करवाया उन्होंने। गाड़ियां वहां पर सड़क के ऊपर नजर आती हैं, और वो तमाम लोग जो कि सरगोदा रोड की तरफ जाते हैं या वो जामिया चिश्तिया चौक से मिल्लत रोड की तरफ जाते थे, अब वो मेरा ख्याल उन्हें अच्छे अल्फाज में याद भी करते होंगे, दुआएं भी दे रहे होंगे, और उनके असरात पहुंचना भी शुरू हो जाएंगे। तो इस सारी मजमूई तौर पर अगर हम देखें, एक ऐसा नेक्सस बन रहा है कि अगर ताजर, इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस एक जामिया हिकमत अमली बनाए, इस सारे मसले का हल निकल सकता है। लेकिन ये ग्रुप्स जो हैं ये मिलके नहीं बैठ रहे, ताजर इंतजामिया पे, इंतजामिया ताजर पे, ताजरों पे और ट्रैफिक पुलिस पे, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रही है। लेकिन हमें देखना यह है कि रात 9 बजे जब लॉकडाउन उठाया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो सुबह का सूरज जो है वो ताजरों के लिए बेहतर होता है, इंतजामिया के लिए बेहतर होता है। सेहत के हवाले से क्या सूरत हाल होगी ये तो अभी आने वाले, लेकिन ये तो एक पढ़ी लिखी बात है कि रमजान कल लॉकडाउन जब खुलेगा एक दिन अमल दरामद हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रश बढ़ेगा ना, इसमें ये 8 बाजारों को कहने के अल्लाह की देन है ये रश जो है, तो रश नहीं यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कम। ईद आने वाली है, ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी? गवर्नमेंट की जानिब से मंडियां लगाने की बात की जा रही है, मंडियों में क्या होगा? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनने वाला है। और ये भी देखना है कि इंसानों से जानवरों में भी ये कोरोना वायरस मुंतकिल होता है, या जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल होता है या नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो मवेशियों के मालिक हैं उनको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, लेकिन इसके ऊपर फिलहाल कोई रिसर्च सामने नहीं आई कि जिसमें इस बात के शवाहिद मिले हों कि इंसानों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। लेकिन एक बात चाइना के कुछ लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी है, कि ये जो है वो जानवरों से ड्राइव करके ह्यूमंस में आई है। नहीं, तो ये बहुत पॉसिबल है, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये इस लेयर के ऊपर ठहर सकता है और मैं इसको हाथ लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कि जानवर भी एक पॉसिबल कैरियर हैं। ये एक अलग बात है कि आया कि उनमें वो नुकसानात हैं कि नहीं, क्या वो जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर अगर इंतजामिया चाहे तो इस दफा ये तरीकाकार इस्तेमाल कर सकती है कि बड़ी मंडियों की बजाय बहुत ज्यादा मंडियां लगा दे, लेकिन छोटी छोटी लगा दे।
उससे बेहतर क्या आएगी कि एक जगह पे रश नहीं बढ़ेगा। लेकिन रमजान पिछली दफा की तरह अमीनपुर बंगला और ये दीगर जगहों पे जो मंडियां लगाई थी उसी तरह का रश पड़ गया ना, बड़ी मंडियां लगा दी गई तो बड़ी मंडियों के अंदर रश जो है वो रुक नहीं सकता। अल्टीमेटली ये और एक और बड़ा खतरा यहाँ पे ये भी होगा कि यहाँ पे जो मंडियों में लोग आएंगे वो दूसरे शहरों से आए होंगे, और अगर इस शहर से लेके या दूसरे शहर से लेके कोई शख्स यहाँ पे आएगा तो दूसरे शहरों में मुंतकिल होने के चांसेस कोरोना वायरस के ज्यादा होंगे। बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी उन दिनों में। और एक पूरे मुल्क में ऐसा होता है कि हमारे जुनूब के इलाकों से जानवर आते हैं और वो मशरिक की तरफ मूव करते हैं, तो ये एक पॉसिबल कैरियर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, अब यही नहीं है कि वहां से आ गए और यहां रह गए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जानवर जो बिकेंगे नहीं वो वापस अपने आबाई इलाकों में जाएंगे, शहरी अपने आबाई इलाकों में जाएंगे, तो एक बार फिर मूवमेंट होगी। जिस तरह ईद के दिनों में तमाम तरह ट्रांसपोर्ट को खोला गया और वो तमाम पॉसिबल कैरियर जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में मौजूद थे वो अपने देही इलाकों में आए, उनकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और हजारों कस्बे ऐसे हैं, हजारों गांव ऐसे हैं कि वहां के लोग तो महीना 4-4 महीने शहर ही नहीं जाते, अपनी खेतीबाड़ी में मसरूफ रहते हैं, और वहीं से अगर मवेशी आते हैं और कोरोना वायरस मुंतकिल होने के बाद दोबारा वहां पे जाते हैं तो अब जो गांव हैं वो भी इससे महफूज नहीं रह पाएंगे। तो रमजान, बहुत शुक्रिया आपका, आप शो के अंदर आए और अपने तजर्बे से हमें आगाह किया, नाज़रीन को आगाह किया। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं कि इसके बाद हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो आप कोई भी रेसिपी पूछना चाहते हैं तो लाइव शो के अंदर कॉल करके शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जो है वो रेसिपी पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब और ड्रेसिंग लिबास वालों की जानिब से की गई है। लिबास की शॉप से अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप सूसा रोड पे फैजान मदीना चौक में उनकी आउटलेट मौजूद है, वहां पे जाएं और जबरदस्त कपड़े खरीद के अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन का स्टार्ट हो चुका है, तो बिना किसी वक्त के किचन में चलते हैं, देखते हैं कि शेफ सलमान आज क्या बना रहे हैं और हमें क्या खिला रहे हैं। क्योंकि आज ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया तो मैं चाहता हूं कि आज कोई हैवी सी चीज बनाई जाए शेफ सलमान की तरफ से और हमें खिलाएं। शेफ सलमान, कैसे हैं आप और आज क्या बनाना चाहते हैं? आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हमारी रेसिपी है चिकन मखनी। उसके साथ साथ हम आज कटिंग भी सिखाएंगे, कटिंग कितने टाइप की होती है और कैसे कौन कौन सी होती है वो सारी बताई जाएगी। अच्छा, चिकन मखनी के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। उसके लिए आपको चिकन चाहिए बोनलेस, क्यूब कट हुआ। ये मैंने कट करके रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको क्यूब कट कर लेना। अच्छा, ये वैसे शॉप से भी करवाया जा सकता है, आप घर पे करना चाहे तो घर पे कर सकते हैं, अगर फ्रीज किया हुआ है तो घर पे कर लें, और अगर शॉप से करवाना है तो उनको कह के भी क्यूब कटिंग करवाई जा सकती है। हाँ जी, उनको भी करवाई जा सकती है। जैसे सिंपल सी है, आपको खुद आनी चाहिए ताकि आप खुद किया करें। अच्छा, उसके लिए इसकी ग्रेवी का मैं बता दूं, इसमें ऑनियन ऐड होंगे, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली। इसके स्पाइसेस में जाएगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर। अच्छा, इसकी सिंपल जैसा कि मतलब हम रूटीन से हट के कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे कि ये चिकन मखनी बना रहे, इसमें क्रीम ऐड होगी, इसमें रेड स्पाइसेस नहीं ऐड हो गए। जब हम ये बनाते हैं तो ऑलरेडी उसका टेस्ट आपको ना बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से हमने आज, यानी रेड स्पाइसेस नहीं होंगे, क्रीम श्रीम होगी तो जरा व्हाइट सी लुक इसकी आएगी। और पिछले दिनों व्हाइट कोरमा बनाया था उसमें, और इसमें डिफरेंस क्या है? वैसे इसमें उसकी ग्रेवी भी अलग है, उसकी कटिंग, उसमें वो चिकन के पीसेस होते हैं, ये बोनलेस होता है। टेस्ट से भी उसमें इसमें मक्खन ऐड होगा, इसमें क्रीम ऐड होगी और ज्यादा क्वांटिटी में होगी, उसमें कम क्वांटिटी में ऐड होती है। उसके अलावा आज के हनान भाई की बर्थडे है, सबसे पहले आपके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बताया नहीं, वरना हम आज तो कुछ स्पेशल सा, कुछ स्वीट में केक वगैरह बनाते, पर फिर भी हम इनके लिए मग केक, स्पेशल इनके लिए मग केक बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूँ रेसिपी आपने बता दी है, फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे हमारे वो आप बताएं ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल सके कि इसे किस तरह से बनाएगा। मेरा ख्याल अभी कटिंग पहले आप सिखाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, कल भी मुझे वो मैसेजेस आ रहे थे, कह रहे थे कि आप मतलब कटिंग हमें बताएं, कटिंग सिखाएं। तो मैंने कहा फिर सबसे पहले ना कटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये कैरेट है जी, अब इसको कट किस तरह से करना है ये आप जरा फोकस करें
ताकि किचन के अंदर आपको पता चल सके। और जो लोग लेट ट्यून कर रहे हैं सिटी 41 को, वो रिपीट टेलीकास्ट भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो शेफ सलमान जो है वो इस वक्त कटिंग कर रहे हैं। अच्छा शेफ सलमान, साथ में गाइड भी करते जाएं, वही बताने लगा। अच्छा, जब भी हमने कोई सैलड, रशियन सैलड या डाइस कटिंग करनी है, डाइस कटिंग का मैं बता दूं, आपने इसको ऐसे कट कर लेना है कोई भी आपकी चीज है। अच्छा, एक चीज देखनी है आपका ना, कटिंग इक्वल होनी चाहिए हर पीस की, ताकि मतलब वो छोटी बड़ी नहीं वो होनी लुक चाहिए, बहुत जिससे- अच्छी आएगी। डाइस है ना, जैसे कि वो छोटा डाइस का दाना होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। सेम आपने वैसे कर लेनी। ये आपकी डाइस कटिंग हो गई है। उसके बाद मैं जूलियन कटिंग आपको कट के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जूलियन कटिंग बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर औकात नाज़रीन जब रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनकी जब सैलड प्रोवाइड किया जाता है तो वो रशियन जूलियन कट में प्रोवाइड करते हैं। तो लोगों की कोशिश होती है कि घरों के अंदर भी ऐसा सैलड बनाया जाए, तो उसके लिए कटिंग किस तरह से सीखनी है वो आप देख लें। और शेफ सलमान से मैं पूछना चाहूँगा, आज बनाएंगे किसमें हम, हबीब कुकिंग ऑयल में या बनास्पति में? हबीब कुकिंग ऑयल में आज हम अपनी मक्खनी बनाएंगे। जी, हबीब कुकिंग ऑयल में आज जो है वो आज मुर्ग मखनी तैयार की जाएगी। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाएं तो हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दिल का मामला है। इसके साथ साथ इसको डबल रिफाइन तरीके से बनाया गया है, और डबल रिफाइन तरीके से बनाने के साथ साथ इसके अंदर फ्लॉ कैटलिस्ट भी मौजूद है। अब फ्लॉ कैटलिस्ट क्या काम करता है कि आपकी ब्लड की रेगुलेशन को मेंटेन करता है, और इसके साथ साथ विटामिन का ब्लेंड भी इसमें मौजूद है। विटामिन ए मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ए जो है वो आपकी विजन के लिए, यानी इन आंखों से जो मैं आपको देख रहा हूं ना, इसकी विजन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी जो है वो आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यानी आपकी बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके बालों के लिए बेहतरीन चीज है। तो आज हमारे साथ क्योंकि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे, तो इन विटामिन के हवाले से उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हबीब बनास्पति के हवाले से भी बताता चलूं कि मार्केट के अंदर जो भी बनास्पति प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उसके अंदर 20% से ज्यादा ट्रांस फैट मौजूद होती है, विच मीन कि वो आपकी हेल्थ के लिए इंतहाई नाकस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हबीब बनास्पति के अंदर चीज बनाते हैं तो उसमें 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है, जो कि आपकी दिल की नालियों के अंदर फैट को जमाने में मदद प्रोवाइड नहीं करती। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जबरदस्त और लज्जत भरे खाने खाएं तो हबीब बनास्पति और हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो मैं चाहता हूं, शेफ सलमान ने कटिंग 2-3 तरीकों से कर दी है, तो बिना वक्त जाया किए वो आपको बताते चलें इस हवाले से। ये डाइस कटिंग है, ये स्लाइस कटिंग है, ये जूलियन है, ये मिन्स है और ये क्यूब है। अच्छा, जूलियन इससे फाइन जूलियन भी हो जाती है, फाइन मिन्स भी हो जाती है। ये स्लाइस जो हम हंडिया वगैरह में नॉर्मली डालते हैं, ये वो कटिंग है। ये चाइनीज खानों में अक्सर ऐड होती है डाइस कटिंग। ये मिन्स आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, इससे फाइन भी कर सकते हैं। जूलियन बेसिक यही है, इससे आप बड़ी भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं। बेसिक यही आपकी कटिंग है। ये अगर आपको आ जाती है तो आप मतलब हर कटिंग कर सकते हैं। अच्छा सलमान, यहाँ पे 4 तरह की कटिंग आपने की है। पूछना ये मैं चाहता हूं कि अगर कौन सी डिशें जो तैयार करें, किसके अंदर कौन सा, अगर आपने सैलेड बनाना है तो कौन सी डिश के साथ कौन सा सैलेड सूट करता है? ठीक है जी। जैसे कि हम रशियन सैलेड वगैरह बनाते हैं घरों में, तो उसके लिए ये डाइस कटिंग जाती है हर चीज की। हंडिया वगैरह के लिए या किसी भी चीज के लिए जब हम वो ऑनियन वगैरह काटते हैं या टमाटो काटते हैं तो वो स्लाइस कटिंग जाती है। अगर कीमा वगैरह या मिन्स चॉप, गार्लिक जिंजर को चॉप करना होता है तो उसको हम ऐसे करते हैं। और ये खाने के साथ वैसे जो सैलेड प्रोवाइड किया जाता है, सैलेड वैसे भी प्रोवाइड किया जाता है। काफी चीजों में मतलब फाइन जूलियन भी जाती है, जैसे कि कोल्स्ला सैलेड है, उसमें भी गैबेज, एप्पल और ये कैरेट, इसको भी अपना जूलियन होके जाती है। ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसको प्रिपेयर करने के लिए, हंडिया को बनाने के लिए? हंडिया के लिए मैं इसकी रेसिपी आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कढ़ाई कोई ले लेनी है, उसमें ऑयल डाल लेना। ऑयल डालने के बाद आपने जो आपका ऑनियन हमने चॉप करके रख लिया हुआ है, ऑनियन को हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना। ब्राउन करने के बाद हमने इसमें गार्लिक और जिंजर को ऐड कर देना। गार्लिक और जिंजर को ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 से 3 इलायचियां डालनी है।
इलायचियाँ डालने के बाद हम इसमें चिकन अपना डालेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और साल्ट। अच्छा, इसको अच्छे से बनाएंगे। जब हम थोड़ा सा देखेंगे हमारा चिकन रेडी हो गया, फिर हम इसमें दही डाल देंगे। दही डाल के हम 5 से 10 मिनट की इसको स्टीम पे 5 मिनट के लिए स्टीम पे लगा देंगे, ताकि जो हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। वो रेडी हो जाएगा। जब हमने देख लेना हमारे स्पाइसेस अपना कंप्लीट हो चुके हैं, अपना टेस्ट चेक कर लेना कि वो ठीक है। अगर कम है तो वो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जब मेंटेन कर लेना, एट द एंड आपने उसमें क्रीम ऐड कर देनी। क्रीम ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने उसको पकाना है। अच्छा, क्रीम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है इसमें जी। जैसे कि मक्खनी है, इसका नाम ही ऐसा है, इसमें मतलब सारी डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। अपना क्रीम ऐड करके आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेडी करना है। जब आपने सर्विंग करने लगनी है तो आपने ना मक्खन के ना ऐसे डाइस कटिंग कर लेनी, डाइस कटिंग कर लेनी छोटी छोटी, और वो आपने ना उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। करके आपने जिंजर की और ग्रीन चिली की गार्निश करके आपने उसको सर्व कर देना। मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है जी, जिस तरह आप बता रहे हैं, और यकीनन जो खाएगा वो यही कहेगा, मेरे मखनी सलमान, तूने आज क्या मखनी हांडी बनाई है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप खास तौर पे ये भी बता दें कि वाइट कौरमे में और इसमें कितना फर्क है, क्योंकि आपका ये कहना था कि इसमें क्रीम थोड़ी ज्यादा ऐड की जाती है, तो उसमें योगर्ट भी मेरा ख्याल यूज होता था। इसमें योगर्ट इस्तेमाल करेंगे या नहीं? जी, इसमें भी योगर्ट होगा। उसमें जैसे कि हमने जो चिकन लेना है ना, उसको हमने वो बोन वाला होता है, वो चिकन के पीसेस होते हैं, उसमें बटर नहीं ऐड होता, उसमें इलायची नहीं ऐड होती। बटर और इलायची से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जी, बहुत ज्यादा वो स्वीट सा, स्पाइसी सा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा टेस्ट आएगा जी। और उम्मीद कर रहे हैं आज जो सैलेड बनाया जाएगा वो भी आपको, उसकी कटिंग भी शेफ सलमान की तरफ से बताई जा रही थी। शेफ सलमान, मैं चाहता हूं आप इस चीज को कंटिन्यू करें। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू कर लूं मैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे आज, क्योंकि मैं अभी जो सैलेड बना रहे थे वो थोड़ा सा चबा रहा हूं, तो बताने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होंगी जो कि सदफ है, हमारे साथ नेशनल हॉस्पिटल में वर्किंग कर रही हैं। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ महविश हमारे साथ मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। तो खूबसूरत साइकेट्रिस्ट कम ही देखने को मिलती हैं, तो जो स्माइल करती हैं, और स्माइल करने से जो पेशेंट होता है आपके पास, उसके ऊपर जो डिप्रेशन होता है वो दूर कर देती हैं। तो आज बड़े ही दोनों खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो वक्तन फवक्तन इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। पहले मैं चाहता हूं सदफ की तरह चलूं। खानों का कितना अमल दखल होता है आपकी हैप्पीनेस के साथ? क्योंकि आज मुर्ग मखनी बनाई जा रही है, और रेसिपी सुनने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा था, और यकीनन जो ऑडियंस हमें देख रही होगी, और यहाँ पे आप जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी दिल चाह रहा होगा कि जितनी जल्दी हो सके तो बन सके। तो मेरा ख्याल है मूड बर्ड्स के साथ इसका बड़ा बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जितने भी फूड्स हैं हमारे, उनका मूड स्विंग के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन है। देखिए, समटाइम ऐसे होता है कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे सामने जितना भी टेम्पटियस और बड़ा वो माउथ वाटरिंग सा खाना आता है, लेकिन हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हम उस खाने को भी डिनाई कर रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत हैप्पी होता है और घर में बड़ा सिंपल सा खाना बना होता है और हम उसको भी बड़े मजे से खा रहे होते हैं। ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली जो है वो इनका रिलेशन है। और कहा जाता है कि अगर आपने हैप्पीनेस जो है वो हैप्पी मूड में रहना है तो ऑलवेज अपनी कुकिंग अच्छी करो। और एक चीज बताती चलूं कि जब हम लेडीज जो घर में खाना बनाती हैं, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, घर में खाना बनाते हैं, अगर हमारा मूड अच्छा है वाइल डूइंग कुकिंग, तो ऑब्वियसली उस खाने का जो इफेक्ट है खाना खाने वालों पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली। और यानी अच्छा, दो फैक्टर्स होते हैं इसमें भी। एक फैक्टर ये होता है कि जब इंसान को भूख लगी होती है तब जो भी खाता है वो बड़ा लजीज लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि इंसान को भूख नहीं लगी होती और कुछ अच्छा भी खिलाया जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दरमियानी मूड भी होता है, वो मूड इस तरह का होता है कि तब आप फैसला कर पाते हैं कि कुछ अच्छा बना है तो टेस्ट करने के बाद आप बता सकते हैं कि वो अच्छा है, और अगर बुरा बना है तो वो बता सकते हैं कि बुरा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, जब भूख लगी होती है कौन सी ऐसी चीजें एक्टिव हो जाती हैं जब कहते हैं कि लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, सब कुछ ही चल रहा होता है? देखिए, हमारी बॉडी में कुछ एक्शन रिएक्शंस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्क्रीट हो रहे होते हैं जब हम एंगर में होते हैं, फेयर में होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो वो सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो बॉडी से रिलीज हो रहा था, वो हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। और जब हम हैप्पीनेस वाली फेज में होते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। वो कहते हैं ना कि खुशी में हम बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। दो चीजें ना, या तो खुशी में बहुत खाएंगे, खाएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली, दोनों चीजें होती है। ये हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन से, कि अगर कोई
स्ट्रेस में है उसकी भूख बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। वो मारे गम के या कुछ उसके जो है वो कुछ नहीं खा रहा होता, वो सम टाइम होता है उसको डर के मारे उसको भूख नहीं लग रही। अच्छा, स्ट्रेस भी दो तरह की होती है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस हो तो उसमें जंक फूड आप खाते हैं तो कुछ हद तक, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे जो फील होता है उससे आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, क्योंकि तब आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो भूख नहीं लगने देते, और वो केमिकल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर सडन चेंजेस इस तरह की करते हैं कि आपकी सेहत खराब हो जाती है। तो हमारे साथ महविश भी मौजूद हैं और महविश से सवाल करते हैं। महविश, क्या कहेंगे आप मौजूदा सूरत-ए-हाल को अगर देखें, पेशेंट्स की तादाद जो आपके पास आ रही है, क्योंकि आप भी नेशनल हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं, तो पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है या कम हुई है? डिप्रेशन बढ़ा है लोगों में या कम हुआ? कुछ ऐसा वीक आता है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। कुछ मतलब डेज ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि एक फियर भी तो है ना कि आप हॉस्पिटल्स ना जाएं, उनको रोका गया है। और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत दिखाई हैं। अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आती हैं पेशेंट्स की कि आप हमें फ़ोन पे ही जो है ना वो हमें बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना है। तो ये चीज़ भी है। और जो पेशेंट्स कुछ आ भी रहे हैं, ठीक है, जो एक तो डेली बेसिस पे जो आते हैं या जो मतलब वीकली सेशंस पे आते हैं वो तो आ रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू पेशेंट्स हैं वो भी आते हैं, लेकिन कोई ऐसे डेज आ जाते हैं जहाँ पे फ्लो कम हो जाता है। अच्छा, किस तरह के केसेस आजकल आ रहे हैं आपके पास? आजकल अभी एक मैं केस अभी डील करके आई हूँ, वो भी फियर ऑफ डेथ। ये जो एक ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये एक मतलब। अच्छा, वैसे जब आप स्माइल देती हैं उनको तो कुछ फर्क तो पड़ता होगा, उनका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है ना। कोई भी शख्स किसी को स्माइल देता है, वो परेशान भी हो तो एक बार सोचता है यार मूड थोड़ा स्माइल अच्छा। के अलावा अगर आप उसकी जो है वो बात ही अच्छे से सुन लेते हैं ना, उससे भी उसका कैथारसिस हो जाता है, उसका मूड हल्का हो जाता है कि एटलीस्ट कोई है जो उसको सुनने वाला है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट का बेसिकली काम ही है आजकल के लोगों का दुख भी सुनने वाला कोई, और उनको काउंसलिंग करना, काउंसलिंग देखें, दुख सुनाने के लिए लोग पैसे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो फिर तो आप काफी पैसे कमाते होंगी महविश। बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये बताएं कि खास तौर पे मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात की जाए, जैसे आपका कहना था कि फियर ऑफ डेथ के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं और पैनिक लाइक सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एंजाइटी के बहुत ज्यादा जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गई है, टेंशन हो गया है। एक स्ट्रेस किस तरह से रिलीज करती हैं, उनकी किस तरह से बातों में लाती हैं, किस तरह से लगाती हैं उनको, किस तरह से उनकी टेंशन को भगाती हैं? वो जो उनकी सिचुएशन होती है उसको देख के ही उसमें पॉजिटिविटी लाके या उनको उनके थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव में करके हम जो है ना उनकी स्ट्रेस को थोड़ा सा ओवरकम कर देते हैं उस टाइम के लिए। और फिर उनको कुछ घर के लिए कुछ टास्क असाइनमेंट्स जो है वो दी जाती हैं, होमवर्क। अच्छा, कुछ पेशेंट्स तो आजकल इस तरह के भी आते होंगे कि आप उनसे मर्ज पूछते होंगे लेकिन वो कहती होंगे मैं नहीं बचना, क्योंकि किसी को खांसी आ रही है, किसी को फ्लू हो गया तो वो यही समझता है कि कोरोना वायरस कोरोना है, ऐसी है। और जिसको कोरोना हो गया वो समझता है बस अब अभी लास्ट वीक ऐसे ही पेशेंट आया था, वो ये कह रही थी, वो फीमेल थी, वो ये कह रही थी कि अब मेरे दिन बहुत कम रह गए हैं, मैंने अब मर जाना है, बहुत मतलब इस तरह के एक ये ग्लोबल वार है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना चीजें चल रही हैं। और ऊपर से सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इतने केसेस जो हैं वो इतनी डेथ हो रही हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये करें वो करें। तो ये सारी चीजें जब लोग देखते हैं, और लोग देख भी रहे हैं आजकल, हर टाइम न्यूज जो है ना वो लगा के देख रहे हैं। पहली बात ये इनके स्ट्रेस को, अगर इस तरह की स्ट्रेस है उसको तो ओवरकम करने के लिए उनको यही कहा जाए कि ना तो आप इतना सोशल मीडिया यूज करें, ना आप जो है वो न्यूज इतनी देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अनऑथेंटिक फेक चीजें हैं ना, फेक चीजें हैं, एग्जैक्टली। तो उस चीज अब उनके लिए तो वो ठीक है ना, वो अब उनको क्या पता वो फेक हैं या कैसी हैं। कुछ लोग तो उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ इस तरह के सिम्टम्स जब दिखाए जाते हैं वो अपने अंदर जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, अच्छा मुझे भी ऐसे हो रहा है, मुझे भी स्वेटनिंग हो रही है, मुझे भी जो है ना वो खांसी हो रही है, मेरा गला खराब हो रहा है। इस तरह की परेशानी से एंजाइटी अटैक से सांस उखड़ जाता है, और वो कहते हैं कि कोरोना है। इस तरह की होते हैं कि वो क्योंकि एंजाइटी में और पैनिक लाइक सिम्टम्स में ना ये चीजें कॉमन हैं, वो वाली के आपका स्वेटनिंग होना, आपका सांस जो है वो रुक जाना, हार्ट बीट तेज होना, ये और ये स्लीप, हाँ ऐसी चीजें हैं, इंसोम्निया हो जाना। अच्छा, खाने का कितना अमल दखल है साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए इंसान के बिहेवियर पे?
कुछ लोग अपना मूड जो फ्रेश करने के लिए कुछ खाने चले जाते हैं, लाइक होटलिंग करना। यानी आपका मूड फ्रेश होगा आज मुर्ग मखनी खाने के बाद? वो तो खा के देखेंगे टेस्ट कैसे है, अच्छा लगा तो लेकिन फिर हमारे obviously- शेफ सलमान बड़े जबरदस्त शेफ हैं और आज तक इन्होंने जितनी भी डिशेस बनाई हैं, जो गेस्ट हमारे आते हैं उनको जब ट्राई करवाते हैं तो बड़ी तारीफ करके जाते हैं। That's क्यों शेफ सलमान, क्या इंशाल्लाह। कहेंगे आज की डिश के अंदर क्या खास बात है? आज की जैसा कि इसका टेस्ट बिल्कुल मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं होगी, रेड चिली तो इसमें हम ऐड कर ही नहीं रहे। जब ब्लैक पेपर से कोई चीज बनती है उसमें क्रीम का टच होता है और बटर का होता है, वो ऑलरेडी आपका मतलब टेस्ट इतना वो डेवलप कर देती है कि आपको मजा आ जाता है खाने आपने तो उम्मीद रखे हैं अच्छे की, हाँ उम्मीद नहीं रखें नहीं आज। अच्छा है, मतलब अच्छा बनेंगे, वो शेफ हैं ऑब्वियसली हमसे अच्छा जो है वो बनाएंगे। यानी आप सदफ आप घर के अंदर जब कुकिंग करते हैं तो भाईजान आपकी कुकिंग की तारीफ करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, करते हैं, बिकॉज आई एम अ गुड कुक। करते हैं जी। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन चिट चैट जारी रहेगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे उनके साथ मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से डिस्कशन चल रही थी। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सदफ, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सदफ, डाइट के हवाले से आप क्या कहेंगे? मुर्ग मखनी अगर आज हम बना रहे हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं वो आपने सुने भी होंगे, तो क्या कहेंगे हेल्थ के ऊपर उसके क्या जो मुस्बत असरात हैं? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पता है कि जो चिकन है दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो चिकन का लीन कट्स होते हैं, बोनलेस जिसे हम बोलते हैं, वो हेल्दी है, सम हाउ हेल्दी है। बट स्टिल बीइंग अ डाइटिशियन मैं ये कहूंगी कि अगर आपको ऑर्गेनिक चिकन मिलता है तो ये वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये हमारे यहाँ इतना मिल नहीं रहा होता, ये हमारे विलेज साइड पे अवेलेबल है। बीइंग अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, कुछ चिकन का बोनलेस पार्ट जो है वो हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ पे कोई ड्रॉबैक नहीं लेके आएगा। मीन्स जो आज हम खाने जा रहे हैं वो बड़ा हेल्दी होगा ऑल द वे। व्हाट वाज द नेम? मुर्ग मखनी, दैट्स गुड। इसमें जो इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज किए हैं, इसमें क्रीम ऐड की गई है, ये अगर हम बच्चों को भी खिलाएंगे तो इसमें चूंकि विटामिन डी भी एडिशन में आएगा तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। और बच्चे बड़े मजे से ये खा रहे होते हैं क्योंकि ये लाइट भी है, जैसे अभी शेफ सलमान ने बताया कि इसमें रेड चिली का यूज नहीं किया गया। नॉर्मली बच्चे स्पाइसेस लाइक नहीं कर रहे होते, तो ये ऐसी एक डिश है जो अच्छा, स्पाइसेस जो होते हैं कौन से स्पाइसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह और कौन से बेनिफिशियल हैं? एग्जैक्टली, देखिए स्पाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो रेड चिली पाउडर है ये बहुत ज्यादा हमारे स्टमक के लिए कह लें डेंजरस है। किस तरह से डेंजरस है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक तो इसका टेस्ट तो सबको पता है कि वो बिटर है, ठीक है। ये डेंजरस इस तरह से है कि जो स्टमक के अंदर एसिडिटी का लेवल है उसको बढ़ा देता है। यही वजह है कि जब कोई ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक अल्सर्स हैं, जिनको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स हैं, सबसे पहले डॉक्टर्स उनको मना करते हैं कि आपने सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, समटाइम जो अल्सर हो जाता है स्टमक में वो भी इसी का काज, क्योंकि म्यूकस जो आपका मौजूद है स्टमक में, उस म्यूकस के कम होने की वजह भी ये रेड चिली ही होती है। और जब ये वो कम होता है तो वो चिली आपके स्टमक की वॉल्स के साथ रिएक्ट करती है और अल्सर होता है। महविश, मैं ठीक कह रहा हूँ इस चीज को? तो आप क्या कहेंगे महविश के अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं या स्टमक का, वो कहते हैं ना कि आपकी बॉडी की 90% डिजीजेज जो हैं उनका स्टार्ट स्टमक के खराब होने से होता है। तो अगर स्टमक खराब है तो मूड पे भी इफेक्ट उसका पड़ता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहता है, मूड ऑफ रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ रहा होता है, बेजा गुस्सा आ रहा होता है, इरिटेशन है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। क्योंकि अगर वो खाना भी चाह रहा है उस टाइम पे तो वो खाया भी नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन वो खाना भी चाह रहा है, तो उस वजह से जो वो चिड़चिड़ापन आएगा वो तबीयत में बढ़ता जाएगा, अग्रेशन होगा, एंगर, मतलब ये चीजें सारी जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन वो ये कि हम जब ये दोनों वाइस वर्सा हैं कि स्टमक डिप्रेशन की वजह से या मूड लो की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा जो है वो स्टमक अपसेट होगा, और स्टमक अपसेट होने की वजह से भी जो है वो हमें डिप्रेशन या स्ट्रेस, इस तरह की चीजें, टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बॉडी में जो हार्मोन्स लेवल हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इन चीजों को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, उसमें हेल्पफुल बॉडी के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, केमिस्ट्री चेंज हो रही है। इंस्टेड में ये कहूंगी बीइंग अ डाइटिशियन कि अगर हम
अपने घरों में कुकिंग में रेड चिली के बजाय ब्लैक पेपर यूज करें तो इट वुड बी मोर बेटर। अगर मैं ग्रीन चिली भी वो ठीक है एग्जैक्टली। और समटाइम ये भी कहा जाता है कि जो ब्लैक पेपर है वो आपके गले में इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतर होती है। और आजकल क्योंकि चल भी वही इन्फेक्शन रहा है, तो इसलिए अगर आप वो हंडिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी सेहत के अंदर निखार आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताते चलूं अपने व्यूअर्स को कि ब्लैक पेपर एंड मिंट का कहवा अगर हम लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है मिंट एंड ब्लैक पेपर। और उसके साथ अगर मेरी जो मालूमात है दालचीनी जिसे हम सिनेमन कहते हैं वो ऐड कर ली जाए तो आपकी शुगर लेवल को भी स्पाइक नहीं होने देती और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। चीजें तो काफी सारी हैं, लेकिन जब अमल करना हो इस पे तो ही इसका फायदा हो सकता है। तो ऑडियंस जो सुन रही है, हम तो यही कहेंगे कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनकी यही राय है कि दिन में 1 से 2 बार 2 टाइम्स आप ये कहवास का जरूर यूज करें। अच्छा, कहवास की अगर हम बात करते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि सिना मक्की के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छा, लोगों का एक ये मिसकंसेप्ट था कि अगर हम सिना मक्की ले लेंगे तो कोरोना से हमारी बचत हो जाएगी, हमें कोरोना का अटैक नहीं होगा, तो दिस इज क्वाइट रॉन्ग। देखें, जो हर्बल में सिना मक्की है इसके जो लीव्स हैं सॉरी दीज आर लेग्जेटिव्स, ठीक है, जो क्या करते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करते हैं। तो होता यह है कि अगर हम इसको फ्रीक्वेंटली लेते हैं, अगर एक नॉर्मल पर्सन तो फिर डायरिया नहीं हो जाएगा, कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद जो है ना वो आपको जो है वो ले लेना चाहिए। और अगर डायरिया हो जाता है तो ये स्पेयर सिम्टम्स में काउंट होता है। बॉडी से हमारे नमकियात जो है वो लूज हो रहे होते हैं। जो मेन सॉल्ट है वो है पोटेशियम, ठीक है, वो जब लूज होता है तो क्या होता है हाइपोकैलीमिया हो जाता है। हाइपोकैलीमिया से क्या होता है, फिर वो टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ गई और स्लीप एपनिया का मसला, फिर वो चलते चलते ये वही अभी मैविश ने बात की वाइस वर्सा चलते हैं। मतलब कि अगर हमने इस तरह से रिएक्शन एक स्टार्ट हो जाता है कि एक प्रॉब्लम की वजह से वो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो भी इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को ये ट्रिगर करता है और वो वाली मेन प्रॉब्लम फिर छोटी छोटी बहुत सारे मसाइल को ट्रिगर कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग डाइटिशियन आप कितनी डाइट करती हैं, फॉलो करती हैं, अपने आप को किस तरह मेंटेन करती हैं? मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर वालों को भी जो है वो बैलेंस वे में दूं। दिन में 1 दफा जो है वो मैंने सबको, इवन मेरे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैंने कहवा जो है जो होममेड होता है, नोट सिना मक्की, ठीक है, मिंट की बात की थी मैंने, उसका कहवा, और वो मेरा बेटा बड़े शौक से पी रहा होता है, हम सब पीते हैं, ठीक है, कहवाज हैं। फिर इसके अलावा हम फ्रूट्स की वैरायटी जरूर ऐड करते हैं। अच्छा, फ्रूट्स से ही मुझे बात याद आती है कि वो कहते हैं कि 5 कलर्स आपको डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए। तो हम रोजाना की बुनियाद पे देखा जाए खाना भी खाते हैं, लेकिन बाजुकात हफ्ता 2-2 हफ्ते और 1-1 महीना हो जाता है कि हम कोई भी फ्रूट बॉडी के अंदर नहीं लेते, जिससे बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, लेकिन हमें इल्म में नहीं होता। जब वो मामला बहुत बढ़ जाते हैं, जब वो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, देन हम उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो हमें किस तरह से ये याद दहानी करानी चाहिए अपने आप को, कब कैसे पता चले कि आपकी बॉडी को कब और कितने फ्रूट की और कौन से फ्रूट की कमी का सामना? देखिए, पूरे दिन में हमारी जो बॉडी है उसने जो एक्शन रिएक्शन करने हैं, उसमें फूड जो ग्रुप है वो बैलेंस डाइट चाहिए होती है, ठीक है। उसमें फ्रूट से फाइबर हमें मिलता है, हमें वेजिटेबल से मिलता है, नट से मिलता है। इसके अलावा हम जो है मीट एंड चिकन को, सारी चीजों को हम बैलेंस वे में ऐड करें। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगी अपने व्यूअर्स को कि अगर आप 2 टाइम मेजर मील ले रहे हो तो 1 टाइम आप फ्रूट की प्लेट ऐड करो, उसमें मील को स्किप करो और फ्रूट का जो बड़ा एक फुल प्लेट है उसको आप ऐड करो, उसमें वैरायटी आ जाए। आजकल देखिए समर्स है तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमें ब्लेसिंग्स इस तरह से दी कि लोड्स ऑफ फ्रूट्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज है, चेरी है, लीची है, आड़ू, मैंगो है जो सबका बहुत फेवरेट है, बनाना तो हर मौसम में चलता रहता है, ठीक है। तो इन सबको आप मिक्स फॉर्म में थोड़ी अमाउंट में, जैसे मुझसे पेशेंट आते हैं वो सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम कितना फ्रूट लें, अमाउंट कितनी हो, तो वो यही है कि अगर आप एप्रीकोट खुबानी ले रहे हैं तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, आप उसको 6 पीसेस ले सकते हो अपनी प्लेट में, 1 टाइम में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पीच की, आड़ू की, तो उसको आप 2 मीडियम साइज के यूज कर सकते हो। अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो ये मैं एक प्लेट की बात कर रही हूँ जिसमें आप ये चीजें ऐड करोगे, तो मैंगो जो है वो आप 1 मीडियम इज एनफ, ठीक है। ये 1 टाइम में आप सभी फ्रूट्स काट के लो। लेकिन ये वंस अ डे भी अगर ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है आपकी सेहत पे बड़े पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर आप 1 महीने के लिए भी एग्जैक्टली आपकी स्किन, हेयर, नेल्स के लिए, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें जिंक बहुत अच्छा होता है, फेस के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर हम उसको ब्यूटी वाइज पील को अपने फेस पे मसाज करें तो बड़ी अच्छी शाइन देता है। मतलब इसके मल्टीपल इफेक्ट्स है आपकी बॉडी के ऊपर, और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके मूड पे भी चेंजेस आती होगी। मैं भी साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं इससे?
हम एक तो ये होता है कि हम जो अपने पसंद का फल खाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, उससे हमारा मूड बहुत अच्छा होगा और हम उसको ज्यादा मिकदार में जो है वो लेंगे। हम उसको क्वांटिटी नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं, उसको हम ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, उससे हमारा मूड सेटिस्फेक्शन आ जाती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगी और मूड हैप्पी होता जाएगा। और ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि फ्रूट्स हम जितने भी खाएंगे उससे हमारा मूड अच्छा ही होगा। ऐसा कोई फ्रूट ही मैंने देखा जिससे खाने से आपका मूड जो है वो डाउन हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। हालांकि अगर ना खाएं तब जो है हम डाउन फील करते हैं। जैसे ही हम खा लें हम अपने आप में फ्रेश फील करेंगे, फ्रेशनेस आएगी, चेहरे पे भी फ्रेशनेस आएगी, तो वो चीजें जो है वो चलती रहती हैं। शेफ सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूंगा हमारी हंडिया कहां तक पहुंच गई है और साथ में इसके क्या तैयार कर रहे थे, क्योंकि उसकी रेसिपी आपने नहीं बताई, तो जो ऑडियंस देख रही है मैं चाह रहा हूं उसकी रेसिपी भी बताएं और कहां तक चिकन हमारा मतलब जो हमारी आज की रेसिपी है वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुकी हुई है। हमने उसकी ग्रेवी को भी बना लिया है, चिकन को दही को ऐड करके हमने इसको स्टीम पे लगाया हुआ है। स्टीम रेडी होगी, इसके बाद हम क्रीम ऐड करेंगे और इसकी गार्निश करके सर्व कर देंगे। ये जो आपके लिए केक बना है ये रेडी कर रहा था, ये मैं दिखा दूं मग केक, जो आप घर में सिर्फ 5 से 6 मिनट में रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेकिंग की भी जरूरत नहीं है, इसको आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। अच्छा, इसका इंग्रेडिएंट्स बता दूं, 1 कप अगर मैदा लेना है तो 1 कप ही चीनी लेंगे आप। 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, ये तीनों की सेम क्वांटिटी रख के आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना। बीट करने के बाद इसमें आप फ्लेवर, कोई आपके पास सिरप पड़ा हुआ है फ्लेवर सिरप, वो ऐड कर सकते हैं। आप आलमंड ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसको डिपेंड्स ऑन योर मूड, ये इसको अच्छे से आपने करेगा और जो चीजें अवेलेबल हैं वो भी फिर जैसे कि हमारे किचन में आज यही चीजें अवेलेबल थी, हमने इससे बना लिया। अच्छा, इसको हमने अच्छे से बीट करने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव और ओवन कर लेना है। उसके बाद आपका मग केक रेडी हो जाएगा। जी, केक रेडी हो जाएगा। और शेफ सलमान जो है उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे जो है वो केक तैयार किया है और बहुत शुक्रिया शेफ सलमान आपका। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शेफ सलमान किसी काम से और कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए बाहर गए हैं, तो मैं ये देख रहा था कि हंडिया ना जल जाए, इसलिए उसका ध्यान रखने के लिए बजाते खुद आ गया। मुझे समझा गए थे कि इसको पैन को हिलाते रहना है आपने, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो पैन के साथ नीचे, कढ़ाई के साथ नीचे ना लगे। तो इसकी महक से मुझे ये महसूस हो रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त आज डिश जो है वो तैयार की जा रही है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसका कलर जो है वो अब थोड़ा ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर मखनी जो है वो लास्ट पे ऐड की जाएगी, ताकि एक तरी जो बन जाती है इसके ऊपर, एक लेयर जो बन जाती है, उससे उठने वाली महक और टेक्सचर जो है वो इसके निखार को 4 चांद लगा दे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब बोनलेस चिकन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। ग्रेवी जो है वो शेफ सलमान ने बता दिया था कि किस तरह से बनानी है। अब इस ग्रेवी के अंदर चिकन को मिक्स करके फ्राई किया जा रहा है और ख़ास तौर पे फ्राई करने के बाद इसके अंदर क्रीम ऐड की जाएगी और मक्खन भी ऐड किया जाएगा, लेकिन वो होगा लास्ट पे। इसलिए अभी जो है वो कढ़ाई तैयार कर रहा हूं मैं। थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा था कि इसे हिलाना है और हिलाने के बाद दोबारा इसको एक किस्म का दम दे देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसे ढाँप दिया गया है और एक प्रेशर जो है इसके ढाँपने से बिल्ड हो जाता है और उस प्रेशर का मकसद ये होता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी हंडिया को मिल सके। टेम्परेचर का कितना अमल दखल होता है, टेम्परेचर के साथ ही जो खाने की लज्जत है वो जुड़ी होती है। अगर आप टेम्परेचर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी हंडिया जो है वो जल सकती है, और अगर आप टेम्परेचर का कम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी हंडिया जो है वो कच्ची रह जाएगी, यानी मीट जो है, गोश्त जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो गोश्त अगर कच्चा रह जाता है तो खाने वाला जो है उसके टेस्ट को भरपूर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता। अगर टेस्ट को एंजॉय करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक खास टेम्परेचर के ऊपर इसे पकाया जाए और इसकी लज्जत को 4 चांद लगाए जाए। तो शेफ सलमान भी आ गए हैं जी हमारे साथ। तो मैं चाहता हूं शेफ सलमान से पूछें हम कि कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बेहतर तो शेफ सलमान बता सकते हैं। मैंने काफ़ी हद तक जैसे आपने समझाया था पकाने की कोशिश की और देख सकते हैं आप। अच्छा, इससे अगला स्टेप क्या होगा शेफ हमारा? इससे अगला स्टेप होगा, इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, क्रीम अब ऐड कर दी जाएगी। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि इसमें यमी यमी क्रीम ऐड कर दी गई है
और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है महविश, और मेरा ख्याल है आप भी काफी हद तक इसकी स्मेल से मुतासर हो रहे होंगे और मन ललचा रहा होगा। मन ललचा रहा है आपका? ललचा रहा है जी मन, हमारे गेस्ट का मन भी ललचा रहा है कि जल्द से जल्द इसे तैयार किया जाए और सर्व किया जाए। खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू बहुत अच्छी है शेफ सलमान, और जिस चीज की खुशबू अच्छी हो ऑटोमेटिकली उसका टेस्ट भी बेहतर ही होता है। जी बिल्कुल, पहले आपके पेट से पहले आपने उसका अरोमा को टेस्ट करना होता है, आपने उसकी लुक को टेस्ट करना होता है, फिर ही आप उसको, क्योंकि जब भी आप ये ऊपर से पैन के ऊपर से, कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन उठाते हैं ना, ये जो धुआं निकलता है, ये धुआं दूर से भी मुझे वहां से खींच के यहाँ तक ले आया। तो इससे उम्मीद करते हैं अब आप खुद चखते रहेंगे और फैसला करेंगे कि ये अच्छा बना है या नहीं बना, लेकिन हम तो खाने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। अच्छा, इसमें मक्खन कब ऐड किया जाएगा? मक्खन एंड पे जब हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी, रेडी होने के बाद हमने जब उसकी जस्ट गार्निश करनी है, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है और उसकी बड़ी एक अच्छी ऊपर लुक आती है। ठीक है, मेल्ट हो जाता है और उससे लुक बेहतर हो जाती है। अच्छा, क्रीम ऊपर से मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इसमें ज्यादा है जी, तो ये हेल्थ बेनिफिशियल भी तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो कि हार्ट के पेशेंट होते हैं, सदफ इस हवाले से बेहतर बता सकती हैं, उनको मना भी किया जाता होगा कि इतनी ज्यादा फैट वाली चीजें ना खाएं। बिल्कुल, देखिए तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप जो चीज बनवा रहे हैं उसको अपनी चीज इस तरह से बनवाएं कि आपकी हेल्थ के ऊपर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हों। लेकिन एक चीज पॉजिटिव है, वो ये है कि इसके अंदर हम हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो उससे आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। और एक चीज और जो शेफ सलमान मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपका कहना आता था अक्सर कि हंडिया तब तैयार होती है जब ऑयल हंडिया के ऊपर आ जाए, और मैं देख रहा हूँ कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इट मीन के हंडिया काफी हद तक तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद ब्रेक नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आप इसे रेडी करें ताकि हम अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करके भी इसको दिखा सकें। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनसे भी मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मुर्ग मखनी सदफ किन के लिए बेनिफिशियल है और किन के लिए नुकसानदेह, जरा बताइए। देखिए, अभी आपने बात की कि इसके अंदर मक्खन भी ऐड होगा और इन्होंने बताया कि अभी इसमें क्रीम भी ऐड होगी, ठीक है। तो बात आती है जो हमारे ऐसे पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है, और ऐसे पेशेंट जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के इशू हैं, यूरिक एसिड के इशू हैं, वो अगर ऐसी चीजों को लेंगे तो ऑब्वियसली वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगी 2 टाइप्स के फैट्स होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट्स, ठीक है। अब जो गुड फैट्स हैं उसमें आ जाते हैं ऑलिव ऑयल और जो हमारे घर का प्योर देसी घी होता है, और साथ में मक्खन जो कि अच्छा, प्योर देसी घी जो घर का होता है उसमें ट्रांस फैट कितने % होती है? उसमें ट्रांस फैट आप यूं कह सकते हो कि ना होने के बराबर होते हैं। वो हार्ट फ्रेंडली भी होते हैं और साथ में गट फ्रेंडली भी होते हैं। वो आप कार्डियक पेशेंट्स को लिटिल अमाउंट में दे सकते हो। इवन उनका खाना जो है वो आप देसी घी में कुक करके दे सकते हो। और जो ऐसे बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं उनको भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चों का खाना, इवन उनका रोटी, पराठा, वटएवर, वो आप उनको जो है वो मक्खन या देसी घी में कुक करके दो, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए भी इंस्टेड, ठीक है। तो महविश, आप क्या कहेंगी, देसी घी के अंदर खाना तैयार हुआ हो या चूरी, खास तौर पे सुबह सुबह माएँ अपने बच्चों को देती हैं, और हमने भी बड़ी चूरियां खाई हैं, हमारी माँ भी हमें तैयार करके देती थी, तो उससे जब सेहत पे पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं तो एक्टिव भी बच्चा रहता है, काफी एक्टिवनेस काफी ज्यादा होती है। आजकल जो बच्चे हैं उनके मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए। वो सिर्फ ये कि हेल्दी डाइट नहीं है उनकी, फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ जो है ना वो ज्यादा चले गए हैं, और ये घर के जो खाने हैं वो आपको क्या पसंद है, जंक फूड पसंद है या कॉन्टिनेंटल ज्यादा पसंद है? इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। मूड पे डिपेंड करता है जी, मतलब डॉक्टर्स भी मूड पे डिपेंड करते हैं। अगर मूड है तो वो जंक फूड खाएंगे, अगर मूड नहीं है तो फिर दूसरे की तरफ ही जाएंगे। दूसरे की तरफ नहीं, लेकिन ज्यादा झुकाव किस तरफ होता है आपका? मेरा जो है घर के खानों की तरफ भी ज्यादा होता है, लाइक कढ़ाई वगैरह बनी हो, मटन अच्छा सा बना हो, इस तरफ जो है ना। आज भी हम मुर्ग मखनी की कढ़ाई बना रहे हैं, बहुत मजे का है वो, इतनी खुशबू उसकी अच्छी आ रही है, तो ये भी है कि खुशबू से पता चल जाता है कि खाना कैसा है। अच्छा, पानी की नदियां मुंह में बहना शुरू हो जाती है अच्छा खाने को देख के या उसके अरोमा को सेंस करने के बाद। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, वो उस चीज को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, हमें भूख की तरफ लेके जा रहे होते हैं, हमारा मूड जो है ना, मतलब सिक्रीशन हो रही होती है उन चीजों की, तो वो हमें और ज्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हम खाएं, उसको चेक करें कैसा है, टेस्ट करें। वो देख के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, ब्रेन हमें स्टिमुलेट कर रहा है उन चीजों को। अच्छा, ये भी अक्सर कहा जाता है, एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर माँ अपने बच्चे को बोसा देती है या बाप देता है उससे भी मूड हैप्पी तो होता है जो। लेकिन जो मैं बात करने चाह रहा था वो ये थी कि आपकी टंग के ऊपर, आपके जुबान के ऊपर इतने
सेंसर्स मौजूद होते हैं टेस्ट को जज करने के लिए, कि उसके लिए जितने हार्मोन्स एक्टिव होते हैं वो उतने हार्मोन्स किस करने से भी नहीं, बच्चे के सर पे किस करने से भी नहीं एक्टिव होते, विच मीन इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, मतलब प्यार से भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो माँ बाप के दरमियान, जो बच्चे और बाप के दरमियान या बच्चे और माँ के दरमियान मौजूद होता है, उससे भी ज्यादा एक्टिव तब होता है बच्चा, उसके हार्मोन तब एक्टिव होते हैं जब वो किसी भी खाने को टेस्ट करता है। तो इट मीन्स खाने की इन्वॉल्वमेंट, चाहे आपका मूड हो या आपकी हेल्थ हो, उसमें काफी ज्यादा होता है। इसलिए हेल्दी खाने घर के अंदर बनाना चाहिए, हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, घरों के अंदर आप क्या कहेंगी महविश, जब खाने बनाए जाते हैं तो किसी का मूड हो, अगर उसकी सेहत इजाजत ना देती हो लेकिन मूड हो उसका कुछ जंक खाने का या इसके साथ साथ कुछ ऐसा खाने का जो डॉक्टर ने मना किया हो, तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है कि जिस चीज से मना किया है नहीं भी खाना नहीं भी आपको अच्छा लगता है, वो खाने को मन करना शुरू कर देता है। इसके पीछे क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके? क्योंकि हमें जब काफी चीजें, ये ह्यूमन फैक्ट है, ये नेचुरल है कि हमें जिस चीज से रोका जाता है ना, हमारा ध्यान उसी तरफ जा रहा होता है। और अगर किसी चीज से डॉक्टर ने उनको मना किया है, कुछ देर के लिए वो रुक जाएंगे, लेकिन एक कैपेसिटी होती है उस चीज को बियर करने की, बर्दाश्त करने की। वो फिर जब दूसरों को देखते हैं कि वो टेस्ट कर रहे हैं, हमें भी जो है वो टेस्ट करना है, ये खा के देखिए कैसा लगेगा, तो वो उनका दिल कर रहा होता है और वो खा भी लेते हैं चोरी छुप के, इधर उधर जो है ना वो उसको टेस्ट करते हैं। खराब होती है, डॉक्टर पूछता रहता है लेकिन बताते नहीं। डॉक्टर साहब तुसी दवाई नहीं ठीक दी, हम ठीक खा रहे हैं। इवन तो मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स ऐसे आते हैं, मैं उनको मना करती हूँ आपने नान चने नहीं खाने, आपने हलवा पूरी नहीं खानी, लेकिन जिस दिन उनका विजिट होता है मेरे पास, उस दिन वो बड़े ईमानदारी से बताते हैं आज हमने थोड़े से नान चने खाए हैं क्योंकि आज हमारा विजिट था आपके साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने सदफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए। महविश आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और शो को 4 चांद लगाए। तो अभी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और शेफ सलमान लेके मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, और जितने आराम से बढ़े मैं चाहता हूं थोड़ा जल्दी से आए ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आज की मुर्ग मखनी जो है वो तैयार हो चुकी है, और केक जो रेडी किया है शेफ सलमान ने वो भी लेके आ रहे हैं और वो भी दिखा रहे हैं। बड़ा जबरदस्त लग रहा है क्योंकि इसकी स्मेल से मुझे महसूस हो रहा था जब आप बेक करके इसे आए थे कि बड़ा जबरदस्त तैयार हुआ होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।